आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यानी किसी कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की ऊर्जा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि समीकरण 7.35 का उपयोग करने पर वृत्ताकार कक्षा में चाल v से गतिशील उपग्रह की गतिज ऊर्जा। तो अगर किसी कक्षा यानी ऑर्बिट में कोई उपग्रह घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर 12mv²। v स्क्वायर का मान समीकरण 7.35 से रखने पर, तो 7.35 में हम लोगों ने पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू GME/RE प्लस एच आएगा। तो v स्क्वायर की जगह हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे। तो 12m वैसे रखा, v स्क्वायर की जगह GME/RE प्लस एच रख दिया। ऐसा माने कि अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य है। हम पीछे से बताते चले आ रहे हैं कि हम अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को शून्य मानते हैं। तो तब पृथ्वी के केंद्र से r+h दूरी पर उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा अगर हम अनंत पे शून्य मान लेंगे तो r+h दूरी पर पृथ्वी के केंद्र से, ध्यान दीजिए केंद्र से का मतलब उसमें r भी जुड़ा है, और परिधि से अगर कहा जाए तो h दूरी पर, केंद्र से r+h दूरी पर और पृथ्वी की सतह या परिधि से h दूरी पर उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा -GME/RE प्लस एच। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। और अनंत पर जब हम 0 मानते हैं तो पृथ्वी पर कहीं भी जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो निगेटिव होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -GME/RE प्लस एच, जहाँ पर ME हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है और m हमारा उपग्रह का द्रव्यमान माना जाएगा जो पृथ्वी के चारों ओर गति करेगा यानी कक्षीय गति करेगा। अब देखें यहाँ पर बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी धनात्मक है जबकि पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने पढ़ा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिला करके कुल ऊर्जा 0 हो जाती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी धनात्मक इसलिए है क्योंकि कक्षीय गति में है वो उपग्रह, और वहाँ पर जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी वो निगेटिव होगी क्योंकि स्थिर तो है नहीं, गतिशील है। तो गति वाला धनात्मक है तो स्थिर वाला ऋणात्मक होना पड़ेगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, गतिज ऊर्जा धनात्मक है। तथापि परिमाण में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम परिमाण की बात करें यानी कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड की, तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी GME/2RE प्लस एच है और पोटेंशियल एनर्जी हमारा -GME/RE प्लस एच है। जब परिमाण की बात होगी तो ये चिन्ह का मतलब खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ पोटेंशियल एनर्जी। अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -GME/2RE प्लस एच हो जाएगा जब दोनों को जोड़ देंगे, जो ऊपर हमने देखा। तो इस प्रकार वृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा भी ऋणात्मक होती है। इसको ध्यान देना है, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक तथा
परिमाण में धनात्मक गतिज ऊर्जा का 2 गुना होता है। तो स्थिर ऊर्जा का ऋणात्मक तथा परिमाण में धनात्मक गतिज ऊर्जा का 2 गुना होता है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, यानी जो स्थिर ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी की 2 गुनी है। तो जाहिर सी बात है कि स्थिर ऊर्जा हमारी ऋणात्मक होती है। अब स्थिर ऊर्जा से जो गतिज ऊर्जा हमारी जुड़ेगी तो ऋणात्मक भाग ज्यादा है, इसलिए वैल्यू ऋणात्मक हो जाती है। तो जब किसी उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है यानी इलिप्टिकल होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही पथ के हर बिंदु पर भिन्न होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब दीर्घवृत्तीय होगी यानी इलिप्टिकल होगी तो हर समय पृथ्वी से उपग्रह की दूरी में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा पथ के हर बिंदु पर भिन्न भिन्न होंगे। वृत्तीय कक्षा के प्रकरण की भांति ही उपग्रह की कुल ऊर्जा नियत रहती है तथा यह ऋणात्मक होती है। तो जिस प्रकार से हमने वृत्तीय कक्षा में पढ़ा था यानी वृत्त सर्किल की कक्षा में, वही स्थिति हमारी दीर्घवृत्तीय कक्षा में भी होगी। क्या होगा कि जो कुल ऊर्जा है वो कांस्टेंट होती है तथा यह ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 2 गुना है काइनेटिक एनर्जी से और पोटेंशियल एनर्जी हमारी ऋणात्मक है। तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक होगी। अगर 200 हमारा ऋण में है और 100 हमारा धन में है, उसमें जोड़ेंगे तो -100 आएगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक। इसीलिए यहाँ भी चूंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, इसलिए जोड़ने पर ऋणात्मक वैल्यू आ रही है। और यही हम अपेक्षा भी करते हैं और हम ये अपेक्षा भी करेंगे। जैसी बात है कि जो ज़्यादा है अगर वो ऋणात्मक है तो उसमें कम धनात्मक जोड़ेंगे तो वैल्यू ऋणात्मक ही आती है। क्योंकि जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यदि कुल ऊर्जा धनात्मक अथवा शून्य हो तो पिंड अनंत की ओर पलायन कर जाता है। तो कुल ऊर्जा धनात्मक अथवा शून्य हो तो पिंड अनंत की ओर पलायन कर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऋणात्मक होगी तभी वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अगर 0 हो गई तो अनंत पे चला जाएगा, या धनात्मक हो गई तो भी अनंत की ओर पलायन कर जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि उपग्रह सदैव पृथ्वी से परिमित दूरियों पर परिक्रमण करते हैं, अतः उनकी ऊर्जाएं धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। तो चूंकि हमने अनंत पर स्थिर ऊर्जा को 0 माना है और कुल ऊर्जा अगर धनात्मक हो गई अथवा शून्य हो गई तो पिंड अनंत की ओर गमन करने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक परिमित यानी लिमिटेड डिस्टेंस पर हमारे जो प्लैनेट हैं या सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट मतलब कृत्रिम उपग्रह हैं, ये पृथ्वी के एक परिमित दूरी पर ही घूमते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जाएं कभी धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल आ जाता है। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि 400 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः 2RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तो 400 किलोग्राम द्रव्यमान है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की 2 गुनी है, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी 2 गुनी त्रिज्या पर वो परिक्रमण कर रहा है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। The planet Mars have 2 moons, ये है और नीचे है ये है, ये कह रहा है 400 kg सैटेलाइट इज इन एन सर्कुलर ऑर्बिट। तो वृत्तीय मतलब पथ पर गति कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि इसे 4RE की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए यानी कैलकुलेट कीजिए। इसकी गतिज तथा स्थिर ऊर्जा में कितने परिवर्तन होंगे ये भी हमें बताना है।
तो देखिए 400 किलोग्राम का पहले 2r त्रिज्या पर वृत्तीय गति कर रहा था, अब 4r त्रिज्या पर वृत्तीय गति करेगा। तो कह रहा है 2r से 4r जाने में आवश्यक ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी, इसकी गतिज तथा स्थिर ऊर्जा में कितने परिवर्तन होंगे हमको बताना है। तो पहले प्रारंभ में ई इनिशियल, तो प्रारंभ में हम ई इनिशियल का मतलब प्रारंभ में क्या स्थिति है, तो -GMEM/4RE ये फार्मूला हम लोगों ने लगाया। जबकि अंत में क्या होगा, ई फाइनल = -GMEM/8RE। तो इसको ध्यान देना है कि यहाँ पर, तो पहले देखिए हम पीछे फार्मूले को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला है E = -GMEM/2RE + H। ये 2 की जगह जो 2R है यहाँ पर रखते हैं हम, तो 2 और 2RE तो ये 4RE हो जाता है। यहाँ पर 2 एवं 4RE फाइनल वाला, तो 8RE इसलिए हो जा रहा है। तो ई इनिशियल हमारा यानी प्रारंभिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, -GMEM/, यहाँ पर हाफ GMEM/ ब्रैकेट में 2RE रखेंगे, तो 2 का 2 से गुणा होगा तो 4RE हो जाएगा। जबकि अंत में क्या होगा, ई फाइनल = -GMEM/, क्योंकि यहाँ पर हाफ है तो 4RE में 2 का गुणा होगा तो 8RE हो जाएगा। अब कुल ऊर्जा में परिवर्तन, तो डेल्टा E = E फाइनल - E इनिशियल कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा GMEM/8RE। देखिए जब भी हम परिवर्तन की बात करेंगे तो अंतिम में से पहला घटाएंगे, तभी वो हमारा परिवर्तन समझ में आएगा। तो फाइनल ऊर्जा में प्रारंभिक ऊर्जा घटा दिया, तो जब -GMEM/8RE में ये घटाएंगे -GMEM/4RE, तो ये घटाने के बाद चूंकि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी GMEM/8RE घटाने के बाद। अब हमने क्या किया कि GME/RE² यहाँ किया और m × 1RE का ऊपर गुणा किया। जब नीचे स्क्वायर करेंगे तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा E = अब चूँकि स्मॉल g = GME/RE² होता है, तो इस पूरे की जगह स्मॉल g रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो स्मॉल g की वैल्यू यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.81 × m हमको दिया है 400 किलोग्राम, तो 400 गुणे पृथ्वी की त्रिज्या RE, तो यहाँ पर 400 और ये त्रिज्या RE तो 6.37 × 10⁶ ये पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू है, अपान 8 रख दिया, तो ये आ गया 3.13 × 10⁹ जूल। ये निकल के हमारा आया ऊर्जा में, कुल ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखिए गतिज ऊर्जा घट जाती है और यह डेल्टा E की अनुहारक है। अब ध्यान दीजिए कि जब हमारी स्थिर ऊर्जा U = mgh होती है, पीछे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो H बढ़ेगा तो स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ पर R2RE से 4RE कर दी जा रही है त्रिज्या, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी से दूरी बढ़ रही है यानी H की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। जाहिर सी बात है स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो इसीलिए कह रहा है कि गतिज ऊर्जा घट जाती है। क्यों? क्योंकि 2RE से अब 4RE पर चला गया है प्लैनेट, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी से H दूरी बढ़ गई, तो इसलिए स्थिर ऊर्जा बढ़ी तो गतिज ऊर्जा घट गई, और यह डेल्टा E की अनुहारक है। ध्यान दीजिए, द काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस्ड एंड इट मिमिक्स डेल्टा E, यानी कहने का मतलब कि जो हमारी ऊर्जा में परिवर्तन है उसकी मिमिक है, यानी जैसे मिमिक्री करते हैं, यानी कोई किसी की तरह बोल लेता है, तो मतलब कुल ऊर्जा परिवर्तन की तरह ही ये गतिज ऊर्जा है।
तो इसलिए डेल्टा के रखा, जैसे यहाँ डेल्टा ई निकाले थे वैसे डेल्टा के बराबर के एफ माइनस के आई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो जाहिर सी बात है कि हमारी इनिशियल वाली ज़्यादा है, फाइनल वाली कम है। यहाँ खुद ही लिखा है कि गतिज ऊर्जा घट जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू ऋणात्मक आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई -3.13 इंटू 10⁹ जूल। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये ध्यान बात आती है दिमाग में कि यहाँ पर देखिए कुल ऊर्जा की वैल्यू ये है और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो ये है। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जो कुल ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो सेम ही होता है, केवल चिन्ह उलट जाते हैं। कुल ऊर्जा हमारी धनात्मक है जबकि गतिज ऊर्जा हमारी ऋणात्मक है, इस बात को ध्यान देना है। तो स्थिर ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन कुल ऊर्जा का 2 गुना है, अर्थात डेल्टा वी बराबर वी एफ माइनस वी आई। अब स्थिर ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन गतिज ऊर्जा परिवर्तन कुल ऊर्जा का 2 गुना है, हमने ऊपर पढ़ा भी है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन दोनों निगेटिव है। देखिए परिवर्तन अलग बात है और ऐसे अलग बात है, इस बात को ध्यान देना है। तो गतिज ऊर्जा से स्थिर ऊर्जा 2 गुना है, ये जो जैसा पीछे पढ़े थे फार्मूले के हिसाब से वो चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो रही है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। अब देखिए चैप्टर 1 खत्म हो गया है, अब ये सारांश बचा है, तो इस सारांश को भी देखते हैं। तो कह रहा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह उल्लेख करता है कि दूरी r से पृथक्कन वाले m1 तथा m2 द्रव्यमान के किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगे गुरुत्वीय आकर्षण बल का परिमाण F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में पढ़े थे कि F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो Q1 Q2 की जगह m1 m2 है और 1/4 की जगह G है, जहाँ G गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.672 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। कह रहा यदि हमें m1 m2 m3 से लेकर के mn आदि बहुत से कणों के कारण m द्रव्यमान के किसी कण पर लगे परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करना है तो इसके लिए हम अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा m1 m2 mn में प्रत्येक द्वारा m पर आरोपित व्यष्टिगत बल F1 F2 F से लेकर के Fn तक है, यानी इंडिविजुअल फोर्स। तब बलों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बल अन्य बल पिंडों द्वारा प्रभावित हुए बिना स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, यानी एक एक बल अलग अलग अपना अलग महत्व रखता है, भले ही उसका जो है एक साथ अध्यारोपण हो। तब इसका परिणामी बल Fr सदिशों के योग द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो F रिजल्टेंट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 से लेकर के Fn तक। इसका अगर हम समेशन करेंगे तो I बराबर 1, यानी पहले फोर्स से n फोर्स तक Fi मतलब सबका इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा। तो यहाँ प्रतीक ये समेशन या सिग्मा भी बोलते हैं, संकलन को दर्शाता है, इसको ध्यान देना है। देखिए समेशन को दर्शाता है, संकलन यानी सबका एक तरह से योग। अब देखिए आगे तीसरा पॉइंट है, कह रहा है केपलर के ग्रहगत नियम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इस कक्षा के किसी एक नाभि पर स्थित होता है। एनसीईआरटी में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सूर्य से किसी ग्रह तक खींचा गया त्रिज्य सदिश
समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसर्प करता है। यह इस तथ्य का पालन करता है कि ग्रहों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय है, यानी केंद्र की ओर लगता है, क्योंकि त्रिज्य सदिश समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रसर्प करता है। अतः कोणीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। जाहिर सी बात है कि अभी केंद्र बल लग रहा है सेंटर की ओर, इसलिए कोणीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। संवेग का बराबर, संवेग बराबर जैसे द्रव्यमान गुणे वेग होता है, वैसे कोणीय संवेग बराबर J=I ओमेगा होता है। किसी ग्रह के कक्षीय आवर्तकाल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। सूर्य के परितः r की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के आवर्तकाल t तथा त्रिज्य r में यह संबंध होता है। इसको पढ़ चुके हैं। T² = 4π² × r³ पीछे पढ़ चुके हैं NCERT में। अब कह रहा है यहाँ पर ms सूर्य का द्रव्यमान है। अधिकांश ग्रहों की सूर्य के परितः लगभग वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, यानी लगभग सर्कुलर मोशन होता है, इलिप्टिकल कम होता है। यदि r का प्रतिस्थापन ग्रह की दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष a से कर दें तो उपरोक्त नियम दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर समान रूप से लागू होता है। यदि r का प्रतिस्थापन ग्रह की दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष a से कर दें तो उपरोक्त नियम दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर समान रूप से लागू होता है। उसी प्रकार से जैसे कम और ज्यादा वाली को a और b माना था, तो r का प्रतिस्थापन ग्रह की अगर दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष a से कर दें तो उपरोक्त नियम दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर समान रूप से लागू होता है, यानी केपलर का तीसरा नियम। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर GH बराबर GME/RE + h का होल स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण h ऊंचाई पर बराबर हो जाएगा GME/RE² ब्रैकेट में 1 - 2h/RE। जब h हमारा पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम हो, तब हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब GH = G, अब यहाँ पर 0 लिखा है, यानी ये h अगर 0 हो जाए तो 1 - 2h/RE, जहाँ G0 = GME/RE² हो जाएगा। यानी पृथ्वी की सतह पर h0 मतलब पृथ्वी की सतह, वहाँ पर G की वैल्यू GME/RE² होगी। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे d गहराई पर तो D = GME/RE² 1 - d/RE। और अगर सतह की बात करें तो यहाँ पर d की जगह 0 हो जाएगा, तो 1 - d/RE हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर ये G0 रख देंगे और 1 - d/RE। और G0 की वैल्यू पता है, पृथ्वी की सतह पर जो वैल्यू है वही यहाँ रखेंगे। अब देखिए 5वां नंबर आ जाता है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, यानी कंजर्वेटिव है, इसलिए किसी स्थितिज ऊर्जा फलन को परिभाषित किया जा सकता है। R फलन के किन्हीं दो कणों से संबद्ध गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा V = G m1m2/r। अब थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। The gravitational force is a conservative force and therefore a potential energy function can be defined। तो चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कहीं फ्रिक्शन वगैरह से, घर्षण से नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, इसलिए किसी स्थिर ऊर्जा फलन को परिभाषित किया जा सकता है। r पृथक्कन के किन्हीं दो कणों से संबद्ध गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, यानी r दूरी पर अगर दो कण हो तो गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा V = G m1m2/r। ध्यान दीजिए गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक, और उसका कारण है कि r अगर अनंत है तो वहाँ पर
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो जाहिर सी बात है कुछ जो परिमित दूरी होगी तो वहाँ पर नेगेटिव होगी। तो कणों के किसी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा उन कणों के सभी युगलों यानी जोड़ों की ऊर्जाओं का योग होता है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें किसी सिस्टम की, तो जितने भी जोड़े होंगे उनकी जो ऊर्जाएं हैं उनका योग होता है, जिसमें प्रत्येक युगल का निरूपण ऊपर व्यक्त सूत्र के पदों में किया जाता है। जिसमें जो जितने भी हमारे जोड़े हैं उनका इस फार्मूले से निरूपण होता है। इसका निर्धारण अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुगमन द्वारा किया जाता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत का अनुपालन करके हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब अगला पॉइंट है, कह रहा है यदि किसी वियुक्त निकाय यानी अलग किए गए निकाय को, मतलब उसको हम अलग मान लें, में द्रव्यमान m का कोई कण किसी भारी पिंड जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है के निकट v चाल से गतिमान है, तो उस कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा E बराबर हाफ mv² माइनस gmm/r, यानी गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा को घटाया गया है। वैसे जोड़ा गया है दोनों को, क्योंकि कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, लेकिन चूंकि स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होती है इसलिए माइनस साइन आ गया है। अर्थात कुल यांत्रिक ऊर्जा गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग है। कुल ऊर्जा गति का स्थिरांक होती है। तो कुल ऊर्जा गति का स्थिरांक होती है, कहने का मतलब कि कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यदि m के परितः a त्रिज्या की कक्षा में स्मॉल m गतिशील है जबकि कैपिटल M बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल m से, तो निकाय की कुल ऊर्जा E बराबर माइनस gmm/2a ये होता है, क्योंकि E बराबर हाफ होता है। यहाँ पर ऊपर पढ़ चुके हैं, ज्यादा यहाँ विस्तार पे बताने की जरूरत नहीं है। यह उपरोक्त बिंदु 5 में दी गई स्थितिज ऊर्जा में यादृच्छिक स्थिरांक के चयन के अनुसार है। तो 5वें पॉइंट में जो स्थिरांक दिया गया है ये मतलब नेगेटिव साइन है, तो वही कह रहा है कि यह उपरोक्त बिंदु 5 में दी गई स्थितिज ऊर्जा में यादृच्छिक स्थिरांक के चयन के अनुसार है कि कौन सा स्थिरांक हम चयन करते हैं। किसी भी परिबद्ध निकाय यानी किसी से संलग्न निकाय, अर्थात ऐसा निकाय जिसमें कक्षा बंद हो, जैसे दीर्घवृत्तीय कक्षा की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के बराबर gmm/2a। तो गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं हैं, तो गतिज ऊर्जा हमारी के बराबर gmm/2a हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा चूंकि ऋणात्मक है इसलिए माइनस gmm/a है। और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की दोगुनी होती है, या यूं कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा आधी है गतिज ऊर्जा की, तो इसीलिए यहाँ पर हाफ लिखा गया। पृथ्वी के, क्योंकि सारी वैल्यू तो सेम ही है, केवल ये हाफ है और निगेटिव है वो अलग बात है। तो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन चाल v =√2 gme/re =√2 स्मॉल gre, ये पलायन यानी स्केप स्पीड की वैल्यू है। इसका मान पृथ्वी की सतह पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। यदि कोई कण किसी एक समान गोलीय खोल अथवा गोलीय सममित भीतर द्रव्यमान वितरण के ठोस गोले के बाहर है, तो गोला कण को इस प्रकार आकर्षित करता है जैसे कि उस गोले अथवा खोल का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित हो। पीछे पढ़ चुके एनसीईआरटी में कि मान लीजिए अंदर कोई कुछ दूरी पर पृथ्वी को माने तो अंदर का गोला होगा और बाहर वाला होगा, तो वही कह रहा है कि हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे बाहर जो द्रव्यमान है वो केंद्र की ओर आकर्षित है या संकेंद्रित है। अब पॉइंट नंबर 10 आ जाता है, कह रहा है कि यदि कोई कण किसी एक समान गोलीय खोल के भीतर है तो उस कण पर लगा गुरुत्वीय बल शून्य है। तो जाहिर सी बात है कि गोलीय खोल है अगर, तो उसके अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होगा। जैसे किसी खोखले गोले के अंदर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र नहीं था, वही कहानी है। तो जब विद्युत क्षेत्र नहीं था तो अंदर हम लोग विद्युत बल का अनुभव नहीं करते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी गुरुत्वीय बल का अनुभव नहीं होगा, गुरुत्वीय बल शून्य होगा।
यदि कोई कण किसी संभागी ठोस गोले के भीतर है तो कण पर लगा बल गोले के केंद्र की ओर होगा। अगर कोई कण संभागी ठोस गोले के भीतर है, यानी समान भाग है ठोस गोले का, वहां पर किसी कण की अगर हम बात करें तो उस पर जो बल लगेगा वो सेंटर की ओर लगेगा। यह बल कण के अंतस्थ गोलीय द्रव्यमान द्वारा आरोपित किया जाता है। तो यह जो बल होता है वो जो अंदर गोला है उसके जो कण है तो उनके द्वारा आरोपित किया जाता है। भौतिक राशियां हैं जैसे गुरुत्वीय स्थिरांक, इसका प्रतीक कैपिटल जी है। वीमा एम इनवर्स L³ T-2 है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है और इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा VR इसका वीमा mL⁻²T⁻² है और इसका मात्रक जूल है, ऊर्जा का जूल होता है और इसके जो फार्मूला है वो है -Gmm/r। अदिश राशि है। गुरुत्वीय विभव हमारा UR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायमेंशन L⁻³ एवं T⁻² है। इसको देख लीजिएगा, L⁻² है, निकाल लीजिएगा और इसका मात्रक जूल पर किलोग्राम है और इसकी जो फार्मूला है वो है -Gm/r। अब गुरुत्वीय तीव्रता जिसको ई रखते हैं यानी गुरुत्वीय विभव कह सकते हैं, तो L⁻² इसका डायमेंशन है और मात्रक इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। G की वैल्यू है, गुरुत्वीय तीव्रता मतलब गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा है और इसका यूनिट है मतलब वो फार्मूला है कैपिटल Gm/r², स्मॉल r कैप, और ये सदिश राशि। अब देखिए विचारणीय विषय, तो ये थोड़ा गंभीरता से इसको समझना है। कह रहा है किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित राशियां संरक्षित रहती हैं। तो अगर कोई पिंड है और किसी अन्य पिंड के को ध्यान में रखकर उनके गुरुत्वीय प्रभाव की बात करें कि दोनों में गुरुत्वीय प्रभाव क्या है, तो कोणीय संवेग कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहता है। ध्यान दीजिए, रेखीय संवेग संरक्षित नहीं होता, कोणीय संवेग संरक्षित होता है क्योंकि वो कोणीय गति करता है। इस बात को ध्यान देना। किसी वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो कोणीय गति ही है। कोणीय संवेग संरक्षण कैपलर के द्वितीय नियम की ओर उन्मुख करता है, तथापि यह गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रम वर्ग नियम के लिए विशिष्ट नहीं है, यह किसी भी केंद्रीय बल पर लागू होता है। तो ध्यान दीजिए, कोणीय संवेग संरक्षण जो है कैपलर के द्वितीय नियम के हिसाब से है और गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रम वर्ग नियम के लिए विशिष्ट नहीं है और किसी भी केंद्रीय बल के लिए लागू होता है। अब देखिए, कह रहा है कि कैपलर के तीसरे नियम T² K S R³ में स्थिरांक Ks वृत्तीय कक्षाओं में गति करने वाले प्रत्येक ग्रह के लिए समान होता है। वृत्तीय कक्षाओं में गति करने वाले किसी भी ग्रह के लिए Ks की वैल्यू सेम रहेगी। यह ग्रहों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों पर भी यही टिप्पणी लागू होती है। ध्यान दीजिए, ग्रह हो या उपग्रह हो, सब जगह यही बात लागू होगी। अंतरिक्ष उपग्रहों में अंतरिक्ष यात्री भारहीनता अनुभव करते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि अंतरिक्ष को उस अवस्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम है, वरन इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह दोनों ही पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हैं। तो चूंकि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे हैं, कोई भी चीज स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो धीरे धीरे उसका गुरुत्वीय त्वरण स्थिर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो सेम वेलोसिटी से गिरेंगे, तो वहां पर हमें भारहीनता का अनुभव होता है। दूरी r के पृथक्कन वाले दो बिंदुओं से संबद्ध गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो अगर r दूरी पर दो पिंड रखे हों तो वहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा V = Gm1m2/r प्लस कांस्टेंट होता है। कह रहा है यहाँ स्थिरांक को कुछ भी मान दिया जा सकता है, इसे शून्य मानना सरलतम चयन है। इस चयन के अनुसार V = Gm1m2/r, तो स्थिरांक को शून्य मान लिया गया। इस चयन से यह अंतर्निहित है
कि जब r अनंत है तो v 0 होता है। यानी जैसे जैसे हम अनंत की ओर जाएंगे, यानी त्रिज्या अनंत होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती जाएगी और अनंत पर शून्य हो जाएगी। तीर का मतलब टेंस टू। गुरुत्वीय ऊर्जा के शून्य होने की अवस्थिति का चयन स्थितिज ऊर्जा में यादृच्छिक स्थिरांक के चयन के समान ही है। तो ध्यान दीजिए कि गुरुत्वीय ऊर्जा के शून्य होने की अवस्थिति का चयन स्थितिज ऊर्जा में यादृच्छिक स्थिरांक के चयन के समान ही है। ध्यान दीजिए इस स्थिरांक के चयन से गुरुत्वीय बल परिवर्तित नहीं होता। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है किसी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा जो सदैव धनात्मक होती है तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो ध्यान दीजिए कि गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। कहीं ये नहीं लिखा कि स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। अनंत पे 0 भी होती है और अनंत से और आगे जाएंगे तो पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसलिए यह निश्चित है कि गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अनंत के सापेक्ष अर्थात यदि हम मान लें कि पिंड को अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो ध्यान दीजिए उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अनंत के सापेक्ष किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है अनंत के सापेक्ष और अनंत पर शून्य होती है। ध्यान दीजिए अनंत के सापेक्ष ऋणात्मक होती है, इसको ध्यान देना। अब देखिए अगला पॉइंट है। कह रहा है स्थितिज ऊर्जा के लिए सामान्यतः दिखाई देने वाला व्यंजक mgh वास्तव में ऊपर बिंदु 6 के अंतर्गत स्पष्ट किए अनुसार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर का सन्निकट मान होता है। स्थितिज ऊर्जा के लिए सामान्यतः दिखाई देने वाला व्यंजक mgh वास्तव में ऊपर बिंदु 6 के अंतर्गत स्पष्ट किए अनुसार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के अंतर का सन्निकट होता है। यानी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उसमें जो अंतर किया गया है उसी के निकट होता है। अंतर का मतलब जैसे 2r और 4r पे हम लोग किए थे। यद्यपि दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय है, तथापि दो परिमित दृढ़ पिंडों के बीच लगने वाले बल का इन दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होना आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिए यदि दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय है, यद्यपि दो परिमित दृढ़ पिंडों के बीच लगने वाले बल का इन दोनों द्रव्यमानों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होना आवश्यक नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय तो है, लेकिन ये दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो ये आवश्यक नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कूलाम का लॉ पढ़ते थे तो वहाँ ये था कि अनुदिश लगता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ ऐसा नहीं है। किसी गोलीय सममित पिंड के लिए उस पिंड से बाहर स्थित किसी कण पर लगा बल इस प्रकार लगता है जैसे कि पिंड का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित हो और इसलिए यह बल केंद्रीय होता है। तो पिंड का जो कुल द्रव्यमान है वो केंद्र की ओर निहित हो ऐसा महसूस होता है, इसलिए होता है कि बल केंद्र की ओर लगता है। गोलीय खोल के भीतर किसी कण बिंदु पर गुरुत्वीय बल शून्य होता है। जैसे गोलीय खोल है तो जैसे विद्युत क्षेत्र शून्य होता था तो वहाँ बल का अनुभव नहीं होता था विद्युत बल का, उसी प्रकार अगर कोई खोखला गोला ले लिया जाए और उसके अंदर द्रव्यमान ना हो तो वहाँ पर गुरुत्वीय बल शून्य होता है। तथापि किसी धात्विक खोल के विपरीत जो वैद्युत बलों से परिरक्षण करता है, यह खोल अपने से बाहर स्थित दूसरे पिंडों को गुरुत्वीय बलों के आरोपित होने से अपने भीतर स्थित कणों का परिरक्षण नहीं करता। गुरुत्वीय परिरक्षण संभव नहीं है। तो एक चीज ये निकट करके सामने आई कि जैसे धातु का गोला होता था भीतर खोखला होता था तो वहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होता था, तो वहाँ किसी
विद्युत उपकरण को रख देने पर सुरक्षित रहता था, क्योंकि वहां विद्युत बल नहीं लगेगा। तो वैसा यहाँ पे नहीं है गुरुत्वीय बलों में। कह रहा है कि किसी धातु खोल के विपरीत जो वैद्युत बलों के परीक्षण करता है, जैसा कि वैद्युत बलों से रक्षा करता था, वहाँ विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में उस चैप्टर जैसा यहाँ नहीं है। यह खोल अपने से बाहर स्थित दूसरे पिंडों को गुरुत्वीय बलों के आरोपित होने से अपने भीतर स्थित कणों का परीक्षण नहीं करता। यानी अंदर अगर कोई चीज रखी हुई है तो इस खोखले गोले के कारण तो गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे गोले के कारण ना लगे, ऐसा नहीं है। जबकि स्थिर वैद्युतिकी में ऐसा ही था। तो वही कह रहा है कि गुरुत्वीय परिरक्षण संभव नहीं है। अब आगे आ जाता है अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर। तो इस प्रकार से चैप्टर खत्म हुआ। आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।